हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाज लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है DRT 2। ठीक है, 11th क्लास का ये एग्ज़ाम हुआ था नीट का। तो DRT 2 का आज हम बच्चों के हैं यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, केमिस्ट्री पार्ट का। चलिए, तो अगर आप देखें तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड जो है आपके चैप्टर से क्वेश्चन आए थे और पेपर आसान ही था। ठीक है, तो आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा और अच्छे मार्क्स आप सबके आए होंगे। अगर इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से मतलब अगर किसी बच्चों को मान लो कुछ समझ में ना आया हो या दिक्कत आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से या किसी क्वेश्चन में अच्छे से क्लैरिटी ना मिली हो, तो वो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या डाउट क्लासेस में भी उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद से आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो सारी जो है आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स ही होंगी बेटा, इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ये लास्ट है, इस वाली में हमारे साथ जो है लास्ट में बेयर कर लीजिए, उसके बाद आपको वीडियो सॉल्यूशंस ही मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट चेन ऑफ अल्काइल क्लोरोसिलेन। अच्छा, अब क्या है भाई ये? ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं सिलिकॉन्स, ठीक है, तो सिलिकॉन्स में हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए भाई आपको क्या करना है, देखिए अल्काइल क्लोरोसिलेन बोल रहे हैं, मतलब क्या है आपके पास भाई, जैसे मान लीजिए अपन सिलिकॉन्स बनाते कैसे हैं अगर हम समझे तो क्या है आपके पास ऑर्गेनो क्लोरोसिलेन होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास भाई R2SiCl है। ठीक है, अब हमने क्या किया, तो पहले आप इस है ना, अब ऑर्गेनो क्लोरोसिलेन क्यों बोल रहे हैं, क्लोरो ये रहा, ऑर्गेनिक पार्ट ये रहा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक पार्ट आपका मिथाइल भी हो सकता है, कोई अल्काइल चेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ये अपना रहा सिलिकॉन। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं, तो पहले हम क्या कराते हैं भाई, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा भाई, ये इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया तो आपको मिल जाएगा बेटा R2Si और आपके क्लोरीन निकल जाएगा लिविंग ग्रुप बन के, और आपके जो हैं OH लग जाएंगे। ठीक है, ट्वाइस, और यहाँ पे भी बेटा SiCl2 रहेगा। चलिए, अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके पास, अब मान लीजिए हम इसका पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, तो ये आपके पास कैसा मोनोमर है, मतलब मेरे पास सिलिकॉन है, इधर R है, इधर R है, इधर OH है बेटा, इधर OH है। ठीक है, दूसरा इसका यूनिट ले लीजिए R, इधर OH है, इधर OH है। फिर हम इसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन, मतलब तो भाई ये यहाँ से एक वाटर मोलिक्यूल निकाल दीजिए, यहाँ से -H2O, और ये SiO के लिंकेज आपको मिलते चले जाएंगे। सिमिलर आपका इधर भी जो है ये चेन चली जाएगी। तो आपकी किस तरह की चेन बनेगी, किस तरह का आपको जो है यहाँ पे पॉलीमर मिल रहा है, क्या आपकी एक स्ट्रेट चेन है, क्या आपका क्रॉस लिंक है, तो वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपकी एक मोनोमर यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया R2SiCl2। ठीक है, तो अपने को क्या है, इस तरह से क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन इस तरह से मिल जाएंगी। अब मान लीजिए अगर मैं इस चेन को, क्वेश्चन क्या है कि आपको इस चेन को एंड करना है, कैसे एंड करेंगे, तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम क्या ले लें कि कुछ ऐसा, देखो एंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि दूसरी तरफ इस तरह से OH जो है ना रहे, है ना, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ R और उसमें केवल एक तरफ OH रहे, तो यहाँ से जो है वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, और आपका फिर इस तरफ तो क्योंकि 3 R हैं आपके, तो इस तरफ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बढ़ने की आगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम इस चेन को क्या टर्मिनेट कर देंगे, और वही आपसे पूछा गया था। तो हमें क्या चाहिए होगा, अब ये R3SiOH कहाँ से आएगा, किसका हाइड्रोलिसिस कराने पे आएगा, तो आसान सी बात है, अगर आप R3SiCl इसका बेटा हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R3SiOH, और वही होगा जो आपके इस चेन को क्या करेगा बेटा, टर्मिनेट करेगा। तो कौन सा मोनोमर मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, तो R3SiCl आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख जाएगा। आसान क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिलिकॉन्स। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, तो ऊपर में सिलिकॉन्स मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या पूछ रहे हैं, मतलब शॉर्ट में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, R2SiCl2 एंड RSiCl3 आर मोनोमर्स ऑफ सिलिकॉन्स। सही बात है, तो हमने कहा भाई क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर आप बात करोगे मोनोमर्स की, तो आपका बेटा R3SiCl हो सकता है जो टर्मिनेट करने के काम आएगा, R2SiCl2 हो सकता है जो आपका एक चेन की तरह जो है प्रोपगेट करेगा यहाँ पे, और RSiCl3 अगर आप ले लोगे तो ये क्रॉस लिंक बनाने के काम में आएगा। आपका क्या रहेगा, RSi और फिर इधर भी O इस तरीके से जो है आपकी चलेंगी। ठीक है, तो ये तीनों हो सकते हैं, तो 2 यहाँ पे दे रखे हैं, बिल्कुल वो क्या हैं, इसके मोनोमर्स हैं। ठीक है,
R3SiCl तो टर्मिनेट करने के काम में आएगा, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन उसी पे था। तो ये दोनों क्या हैं आपके इसके मोनोमर्स हैं, पॉलीमर्स बनाने हैं तो इन दोनों का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन्स आर हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल जो उसका आर वाला जो पार्ट है उसकी वजह से क्या है बेटे, ये हाइड्रोफोबिक आपके होते हैं। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा वाला देखिए, R3SiCl इज यूज्ड टू क्लोज द पॉलीमरिक चेन, सही बात है, ठीक है। तो पॉलीमर, अब R3SiCl से आप पॉलीमर नहीं बना सकते हो क्योंकि वो तो उस पॉलीमरिक चेन को टर्मिनेट करने के काम में आ रहा है, राइट। अब तो एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारा गलत होगा, तो इसका तो करेक्ट आंसर 4 ही रहेगा। अब क्यों गलत है वो देखिए, कि ये बोल रहा है कि सिलिकॉन्स आर पॉलीमर्स ऑफ R3SiO। क्या सिलिकॉन्स R3SiO का पॉलीमर है? ओके, देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये अपने पास एक सिलिकॉन चल रहा है, मान लीजिए ओ इधर में R, तो आपके पास इस तरह से SiO के क्या है बेटा लिंकेजेस यहाँ पे होंगे, इस तरह से क्या है ये इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक यूनिट दे एक अगर आप देखोगे क्या वो रिपीटिंग यूनिट क्या आ रही है, ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो क्या आ रही है आपकी रिपीटिंग यूनिट, यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट देख लेते हैं क्या आ रही है आपकी रिपीटिंग यूनिट। R3SiO तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे क्या आ रही है देखिए, यहाँ पे R2Si और आधा आधा अगर आप लोगे तो R2SiO, ये आपका क्या है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये अपनी क्या है बेटा यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट है, R3SiO नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, आंसर इनकरेक्ट ही हमें यहाँ पे बताना था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है BHB bridge in B2H6 is formed by sharing of 2 electron, 4 electrons, 1 electron, 3 electrons। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपन बनाना बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो ये तो सब बच्चों को आता है। ये आपका एक बोरॉन, ये आपका दूसरा बोरॉन, और ये बीच में हमने बनाना बॉन्ड बना दिया है, और ये आपके बेटा टर्मिनल वाले हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये BHB जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस वाले बॉन्ड में, है ना। तो भाई बोरॉन के पास हम देखें तो उसके पास 3 थे, 2 तो टर्मिनल हाइड्रोजन लेके चला गया, तो इस बोरॉन का यहाँ पे एक रहा होगा इस तरीके से, और इस वाले का इस वाले में इधर एक रहा होगा। हाइड्रोजन के पास तो एक ही था, तो हम इनको बोलते हैं 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस वाले बॉन्ड में, आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट किसका है? अगेन ब्रिज बॉन्डिंग पे आपका एक क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। तो हमने कहा जैसे मान लीजिए पहला है BeCl2 सॉलिड, तो BeCl2 के हम 2-3 पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए भाई सॉलिड स्टेट में है या आपका जो है वेपर फेज में है, ठीक है। उसमें भी हम 2 केस बनाते हैं कि 1200 केल्विन से कम टेम्परेचर है या ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर सॉलिड है तो सॉलिड में किस तरह से एग्जिस्ट करेगा ये, तो Be, ठीक है, Cl Be Cl Be Cl, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अब क्या होगा भाई, अब ये जो Cl है इधर, ये क्या करेगा, इस वाले B को इस तरह से आपको क्या करेगा बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर इसके पास है। सिमिलरली क्या होगा भाई, आपका ये Cl जो है इस B को देगा, जो दूसरा Cl इधर से रहेगा वो इसको इस तरह से, ये इसको इस तरह से, ये इसको इस तरह से, तो ऐसे क्या है मिलते चले, ऐसे होता जाएगा आपका। तो ये है आपका वो सॉलिड, ठीक है। अब इसमें कैसे रहेगा बेसिकली ये, है ना। अगर आप समझना चाहें कि भाई प्लेनर है या नहीं है, तो ऐसे मान लीजिए अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो ये एक प्लेन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला प्लेन जो होगा बेटा, ये जो है नेक्स्ट में आपका ये B से ये वाला, ये उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे, ये आपका प्लेनार नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, वो सारी बातें खैर यहाँ पे पूछी नहीं है, पूछा है हमसे ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस Ba की बात करूँ, अब इस बेरिलियम की बात करेंगे, तो इधर से इसको इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले में 2, इस वाले में 2, इस वाले में 2, तो भैया 8 हो गए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो पहले वाले में ऑक्टेट कंप्लीट है, आंसर अपना 1 हो जाएगा। अब बात यह है कि क्या BH2 में भी सर ऐसा ही होगा? नहीं, BH2 में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे समझिए कि अगर मैं जब आप B2H6 भी बनाते हो, ठीक है, या BH2 ही बना लेते हैं, अब यही आ गया है तो मान लीजिए ये जैसे मान लीजिए B2H6 से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी देख लीजिए, ये HB, ठीक है, फिर इस तरह से ये B,
फिर दोबारा ये इस प्लेन में बी। तो बेटा इस तरीके से आपका क्या है चलता जाएगा, राइट। एच बी, राइट। तो यहाँ पे क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो आपको इस तरह बॉन्ड सिमिलर दिख रहा है ACl वाले के, लेकिन सिमिलर नहीं है क्योंकि ये आपका बॉन्ड जो है ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो आपका बोरॉन जो है इस वजह से क्या है इसमें बेटा क्या है आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ पे रहेगा क्योंकि 3C2 ही बॉन्ड है आपका, राइट। ऊपर वाले की तरह ये ऐसा नहीं है कि भाई Cl के है ना ये हाइड्रोजन के पास इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, वैसा कुछ सीन तो नहीं है। वैसा तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे इसमें आपके क्या है बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और सेम केस होगा जब आप BH2 का सॉलिड बनाएंगे। अच्छा ये तो मैंने क्या है इसको BH2 कर लेते हैं, बोरॉन B2H6 तो नहीं है ये, राइट। ये रहा, ठीक है। तो अगर आप क्या बनाएंगे B2H6 तो केवल यहाँ तक रह जाता है ये, ठीक है। ये यहाँ से लेके आपका यहाँ तक और बोरॉन बोरॉन कर दीजिए बीच में, ठीक है। तो इन दोनों में क्या ऑक्टेट कंप्लीट आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद BF3 में देखोगे तो अपने को तो साफ साफ पता है भाई BF3 में ऑक्टेट कंप्लीट कहीं से भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इस तरह से है, बैक बॉन्डिंग जरूर होगी, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखो इस पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 नहीं है, है ना। बैक बॉन्डिंग जरूर होगी तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जरूर रहेगा, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट क्या है यहाँ पे इसका नहीं है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पे BeCl2 सॉलिड। ओके नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे आपको बना के भी दे रखा है BeCl2 सॉलिड कैसा रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स है ना उनमें क्या है BF बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। तो किस में BF बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट है। देखिए अगर मुझे सबसे छोटी BF बॉन्ड लेंथ चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा उसमें, देखिए अगर भाई सब में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड करेक्टर रहा तो बराबर हो गई। अगर उसमें किसी में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो वो क्या हो जाएगी बेटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ ढूंढने की कोशिश हम करते हैं। तो पहला ऑप्शन है BF4 माइनस। BF4 माइनस में तो क्या है BF ये माइनस, तो यहाँ पे तो क्या है BF की बात करोगे सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो क्या है ओके। दूसरा वाला देखिए यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो आपके पास क्या है BF3 था और इसको NH3 ने इस तरह से क्या है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो BF वाले बॉन्ड में तो क्या ये तो भी सिंगल बॉन्ड है ना। और बोरॉन के पास क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से आ गया है तो वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है कि यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो पाएगी, तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे भी। BF3 में जब आप जाएंगे, जब आप BF3 में जाएंगे, हमने ऊपर में भी डिस्कस किया है बैक बॉन्डिंग होगी क्योंकि यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल है तो बेटा क्या हो जाएगा ये अपने लोन पेयर इधर दे सकता है ना। मतलब तीनों ही साइमल्टेनियसली इस तरह से डबल बॉन्ड करेक्टर होगा इनमें। तो वो डबल बॉन्ड करेक्टर जब इस बॉन्ड में होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। फोर्थ भी सिमिलर है, फोर्थ में कुछ नहीं, BF3 को NH3 में H को मिथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। लेकिन अपना जो तो वहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा BF में, लेकिन जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्या होगा बेटा आपका डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या है छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक नेचर इज। हमें बताना है कि लुईस एसिडिक नेचर का करेक्ट ऑर्डर क्या है। ये आपका नोट्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए जब आप BF3 की बात कर रहे हैं है ना, या मैं बात कर रहा हूँ BCl3 की, तो मैंने कहा वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है F डोनेट करेगा, F बैक बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे Cl करेगा। जब F कर रहा है तो समझना, देखिए भाई बोरॉन के पास तो 2p है, इधर भी 2p है। इधर से जिसने ये बॉन्ड बनाया बैक बॉन्डिंग में वो कौन सा आपके लोन पेयर कौन से उस ऑर्बिटल में थे, 2p में ही थे। तो यहाँ पे क्या है 2p 2p बन रहा है, यहाँ पे 3p से 2p में जा रहे हैं, 3p 2p बन रहा है। और आगे जाएंगे तो 4p से 2p में जाएंगे, फिर 5p से 2p में जाएंगे। तो ये बताइए कि सबसे नज़दीक कौन से होंगे, सबसे अच्छा कौन यहाँ पे जो है बैक बॉन्डिंग कर पाएगा। 2p 2p है ना, साइज़ बढ़ेगा तो वहाँ पे उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, उतना ज़्यादा क्या है वो फ़ायदे का सौदा अपने लिए नहीं होगा। तो 2p 2p वाले केस में हम कह रहे हैं भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बोरॉन पे आ रही थी वो सबसे अच्छा कौन पूरी कर रहा है, BF3।
इसका मतलब ये हुआ, जब मैं लुईस एसिडिक नेचर की बात कर रहा हूँ, लुईस एसिडिक नेचर का मतलब ये हुआ बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो। तो अगर BF3 में फ्लोरीन के लोन पेयर ही अगर क्या कर पा रहे हैं, बैक बॉन्डिंग करके उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम कर दे रहे हैं, तो उसको अब उतनी चाहत नहीं है एज कंपेयर टू BCl3, क्योंकि BCl3 में 3p2p थी। सिमिलरली जो Bi3 उसमें तो और बेकार होगी, 5p2p, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ का जो बोरोन है वो सबसे ज़्यादा भूखा है। तो सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक कौन होगा? Bi3 वाला होगा। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा आपका? ये वाला ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एल्यूमिना में बी कन्वर्टेड इनटू अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए अगर आपके पास AlCl3 है और 6s2, अगर आप सिंपली इसको हीट करोगे, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसकी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगी, हीट करोगे तो क्या भाई, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है तो दोबारा ये क्या करेगा बेटा, ये आपका पानी को अट्रैक्ट करके क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना लेगा आपका। अब इशू क्या है? इशू ये है कि अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल अनहाइड्रस, आप नहीं चाहते तो पानी की बिल्कुल भी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मतलब आप HCl डाल के या फिर चाहे कॉन्सनट्रेटेड ही हो, वहाँ से नहीं मिलने वाला है, आपको ड्राई जो है उनको रखना पड़ेगा या तो, है ना। एक काम ये कर सकते हैं हम, लेकिन जो हमसे बनवा रहा है वो एल्यूमिना से बनवा रहा है, एल्यूमिनियम पाउडर से नहीं बनवा रहा है। तो कुछ मेथड्स आपके हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एल्यूमिनियम पाउडर को हीट कर दीजिए, प्लस उसमें क्या कर दीजिए, ड्राई HCl, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे आपको AlCl3 वहाँ से मिल जाता। या फिर आप एल्यूमिनियम पाउडर में ही Cl2 बेटा जो है यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए अगर आप Cl2, है ना, डालते हो, अब यहाँ पे समझना क्या दिक्कत है ना, अगर Cl2 डालते तो भी यहाँ से क्या है, आपको AlCl3 मिल जाता। Cl2 होनी चाहिए ड्राई अगेन, है ना, मॉइस्चर वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन हमें बनाना किससे है? हमें बनाना Al2O3 से है, समझना, हमें बनाना Al2O3 से है। इसमें ऑलरेडी अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम बेटा क्या है, एल्यूमिनियम ऑलरेडी +3 में है, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है। तो अब अगर जैसे ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए, मिक्सिंग इट विद कार्बन एंड हीटिंग द मिक्सचर विद द करंट ऑफ ड्राई क्लोरीन। तो अगर आप ड्राई क्लोरीन ले रहे हो तो यार एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, तो Cl2 जब ये भाई अभी 0 में है, जब AlCl3 आप यहाँ से बनाने की ज़रूरत कर रहे हो, तो एल्यूमिनियम तो +3 में ही है, Cl- में चला गया, तो Cl को रिड्यूस किसने किया? कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, ये कार्बन इसलिए दिया गया है। तो कार्बन देंगे तो कार्बन क्या है, यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से जो है बेटा बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमें ये कार्बन भी चाहिए होगा ड्राई Cl2 के साथ में। केवल ड्राई Cl2 से बात नहीं बनने वाली है ना। आप कॉन्सनट्रेटेड HCl में हीट नहीं कर सकते हो, अनहाइड्रस नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, आपको ड्राई HCl चाहिए होता है, वो भी आप क्या है ना, एल्यूमिनियम पाउडर Al2O3 आपको दिया गया है। अगर आप Cl2 लेंगे तो Cl2 को रिड्यूस कौन कर रहा है, तो आपको यहाँ पे कार्बन लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी पे है, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट अगर आप बात करोगे इस इफेक्ट की, तो क्या है भाई ये इफेक्ट, जैसे मान लीजिए हम किसी जब ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि यार ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप अगर बात करोगे तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम बात कर रहे हैं ग्रुप 13 की, है ना, मतलब NH2 NP1। तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से अगर P ने एक दे दिया तो, है ना, अगर केवल P का पार्टिसिपेट करता है तो +1 हो जाएगा, और S और P दोनों के पार्टिसिपेट कर गए तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाने लगते हो तो ये NH2 जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। क्या मतलब है सर इस बकवास सी डेफिनेशन का, मतलब क्या बोल दिया आपने? सिंपल सी बात है कि जो S के जो है बेटा केमिकली इनर्ट हो जा रहे हैं, मतलब वो एक्साइट नहीं होंगे, उनको एक्साइट कराने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए हमने बात किया बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम की बात मैं करूँ, थैलियम की बात करेंगे तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 6s2 4f14 5d10 6p1। तो इस 4f5d, ये जो इनकी इतनी बेकार शील्डिंग है, ये 4f की तो बहुत ही बेकार है, इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। 6s के इलेक्ट्रॉन्स पे जो है जेड इफेक्टिव की वजह से ये अंदर की तरफ इन पे जो क्या ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो इनको निकालने में भी आपको क्या दिक्कत आएगी। इसी का नाम है, जो हम केमिकल इनर्टनेस की जो बात कर रहे हैं, तो ये एक्साइट नहीं होंगे, ओनली आपको P वाला मिलेगा। तो +1 ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू +3। इसलिए डाउन द ग्रुप
आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हाइयर की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर मैं बात करूं +3 की ऊपर से नीचे घटेगी और +1 की ऊपर से नीचे क्या होगा, बढ़ेगी। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो +3 की ऊपर से नीचे क्या हो रही है बेटा, घट रही है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से घट रही है। तो क्या हो जाएगा, +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल किसकी होगी, बोरॉन की। अगला क्वेश्चन सेम फंडे पे है, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है। हमने अभी बात की, पहला ऑप्शन देखिए इंडियम थैलियम। कौन पहले आता है भाई, अगर आप बात करो ग्रुप में तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कौन आया भाई ऊपर, आपका इंडियम आया। तो +1 इंडियम की स्टेबल हो गई है, थैलियम की, नीचे वाले की थैलियम की, तो पहला सही है। अच्छा, इंडियम की +3 स्टेबल हो गई है थैलियम की, भाई कौन सा ऊपर है भाई, +3 ऊपर स्टेबल होती है, +1 नीचे स्टेबल होती है। ये +3 के लिए है, ये +1 के लिए है। तो अब इंडियम की +3 है, थैलियम की +3, इंडियम ऊपर है तो +3 भी बेटा किसकी हो जाएगी, इंडियम की, थैलियम की नहीं होगी। फिर बोल रहा है कि इंडियम की +1 ज़्यादा स्टेबल है, भाई इंडियम ऊपर है, उसकी +1 नहीं +3 स्टेबल होगी। ऑप्शन 3 गलत है, 1 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, CO2 गैस अलॉन्ग विद सॉलिड Y इज ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम सॉल्ट X इज हीटेड। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एक सोडियम सोल्ट था इनके पास X, ठीक है, उसको इन्होंने क्या है हीट किया तो एक Y मिला प्लस इनको CO2 गैस मिली, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। और ये बोल रहे हैं X दोबारा मिल सकता है अगर आप Y को CO2 और एक्वस सॉल्यूशन में पास कर दो तो ये तो कुछ जाना पहचाना दिख रहा है, ऑप्शन देख के भी आपकी नज़र में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो भाई अगर आप जो बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स को अगर आप हीट करोगे तो मान लीजिए मेरे पास इन्होंने सोडियम का बोला है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O मिल जाएगा। अगर आपको दोबारा बाइकार्बोनेट चाहिए तो Na2CO3 में से क्या है, आप CO2 और H2O जो है पास करा दीजिए दोबारा से, H2CO2 पास कराएंगे, आपको दोबारा क्या है बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो X हो गया आपका बाइकार्बोनेट, Y हो गया आपका कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, इन्होंने इस बार क्या है सोडियम की जगह कैल्शियम ले लिया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को ये CO2 पास करा रहे हैं उसमें और एक्सेस H2O, तो वही ये बेटा पहले बाइकार्बोनेट बनेगा, तो CaCO3 में CO2 प्लस H2O बाइकार्बोनेट बना दीजिए, कैल्शियम पे +2 है तो ट्वाइस लगेगा HCO3 में, और उसके बाद इसको हीट कर दिया है तो दोबारा CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O मिल जाएगा। तो ए होगा बाइकार्बोनेट, बी होगा कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई, आपके पास मान लीजिए एक यहाँ पे मेटल प्लेट है, ठीक है, आपने किसी ये यहाँ पे जो है एक फोटोन आया hν फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, एक फोटोन आया hν एनर्जी उसकी है, तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सब निकलें तो ये इसकी एनर्जी जो है इस फोटोन की एक थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है बेटा यहाँ पे निकलेगा। अब आप ये तो नहीं चाहते हो कि यार आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दो, भाई फोटो जो अपन सेल्स बना रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, आप ये थोड़ी चाहते कि बहुत ज़्यादा एनर्जी दो, एनर्जी का वेस्टेज क्यों करना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ वहाँ से भाई है ना उसकी सोलर एनर्जी जो है एनर्जी से आपकी वहाँ पे अपनी बिजली बनी, अगर वो सब मैं चाह रहा हूँ तो मैं मिनिमम एनर्जी जो है यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, तो जिसमें सबसे जल्दी एक्साइट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स, वो मेरे लिए अच्छा है। वो कब होगा, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा जिस मेटल का, तभी तो वो कम एनर्जी लेके उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाएंगे, ठीक है। तो अब डाउन द ग्रुप अगर आप बात करोगे बेटा अल्कली में, तो क्या होगा, उनकी क्या है, आपकी आयोनाइजेशन क्या है वहाँ पे डिक्रीज़ करेगी, साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, ऐसे मान लीजिए ये आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, देखिए सीजियम यहाँ पे अपना क्या है बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना। उसके अलावा पोटाशियम देते या रुबिडियम देते तो वो भी आंसर होता, लेकिन सिंगल चॉइस है तो बेस्ट क्या है सीजियम, तो सीजियम आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 सेज विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ओके, ये आपको थोड़ा बहुत याद करने वाला क्वेश्चन है, तो यू शुड नो द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी फॉर फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। First time, if we talk about the order of density, what is order of density? Okay, here we have the lithium, sodium, potassium, rubidium, and then cesium. So if we are talking about the density, right? So the density, when we go down, it increases, but here the order is just the reverse. I mean, the sodium has more density than potassium. Why is that? We talk about it, we say, I mean, just that you don't really mug it up and you have some logic to
memorize it. So what we say is, when you are going from, let's say you are going from lithium to sodium, and then we are going to sodium to potassium. तो अगर आप, if you talk about the atomic mass, this is has 7, this is 23 and potassium is 39, right? लेकिन अगर आप बात करो कि भाई शेल में कैसे बढ़ी है, हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की. डेंसिटी वुड बी मास बाय वॉल्यूम, राइट? सो द मास हैज इंक्रीज्ड लाइक थ्राइस, राइट? 7 3 is 21, okay? And then if you talk about the shell has also increased, right? Here if you go from sodium to potassium, the mass is like slightly lesser than even twice. It's not thrice, or what was the case in case of lithium to sodium. It's not that much, okay? The increment in mass is not much, but again the shell has increased, right? So the density is decreased if you go from sodium to potassium, okay? That's how you can memorize it. So sodium has more density than potassium. तो ये ऑर्डर क्या है बेटा, गलत हो जाएगा कि लीनियरली ऐसा इंक्रीज नहीं करेगी, मतलब आपका यहाँ पे सोडियम की ज़्यादा होगी, तो पहला ऑप्शन गलत है. जब आप बात करते हो सेकंड की ग्रुप की, तो हम बोलते हैं कि भाई बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके? और क्या हो जाएगा, अरे क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, राइट? ओके. अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको डेंसिटी की बात करनी है तो क्या होगा इस केस में, क्या होता है बेटा, अगर आप बात करें इनका लैटिस ही अलग अलग है. जैसे बेरिलियम HCP है, कैल्शियम CCP है, तो उस पर भी तो ऑब्वियसली डेंसिटी तो डिपेंड करेगी किस तरह से आपके जो हैं एटम पैक्ड हैं, है ना? अगर सारे सिमिलर होते तो आप बात कर सकते हो, है ना, कौन भारी है कौन हल्का है. लेकिन अगर सबका हम बोल रहे हैं कि अगर जिस तरह से वो पैक्ड हैं वो अरेंजमेंट ही अलग अलग है ना, वो लैटिस ही अलग अलग है, तो बेटा फिर लैटिस पे भी डिपेंड करेगा. और यहाँ पे जो ऑर्डर आता है आप उसको सिंपली रट लें. तो क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और फिर इंक्रीज़ होता है, ओके? तो ये है ऑर्डर आपका, ठीक है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में अगर हम बात करें तो आपका लीनियरली मतलब सिंपली डिक्रीज़ होगा बेरिलियम टू कैल्शियम, ओके? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वही है. तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बेटा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. ओके, सही बात है. देखिए सिंपल सा है कि बेरिलियम हो या मैग्नीशियम हो, है ना, पहली बात तो कोल्ड के साथ दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं. स्टीम लोगे तो स्टीम के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है. देखिए कोल्ड के साथ क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे, इनके पास प्रोटेक्टिव लेयर जो है इनके आ जाती है, और है ना, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे स्टीम के साथ. लेकिन मैग्नीशियम कर जाता है. लेकिन अगर आप बात करो उसके बाद वाले, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कोल्ड के साथ भी कर जाएंगे. तो ऑब्वियसली हॉट के साथ तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? लेकिन बेरिलियम दोनों के साथ नहीं कर रहा है, बीट कोल्ड और हॉट, ओके? लेकिन मैग्नीशियम स्टीम के साथ कर जा रहा है. तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सही बात है. हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ओके? बेरिलियम रिएक्ट नहीं कर रहा है, मैग्नीशियम बॉइलिंग के साथ कर रहा है, कोल्ड के साथ नहीं कर रहा है, सही बात है. कैल्शियम कोल्ड के साथ भी कर जाता है, सही बात है. सोल्युबिलिटी, अब बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड्स की, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है डिसेंडिंग करने पे. देखिए यार, सोल्युबिलिटी में 2 फैक्टर हैं, सोल्युबिलिटी में 2 फैक्टर हैं. एक तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप चाह रहे हो कि वो सोल्यूबल हो जाए, राइट? तो पहले तो आपको लैटिस एनर्जी देके उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है आपकी भाई हाइड्रेशन एनर्जी आपकी हेल्प करेगी, राइट? सोलेंट मोलिक्यूल उसके चारों तरफ जो हैं, जो आयंस होंगे उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपके वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी. तो लैटिस एनर्जी इज समथिंग दैट आई हैव टू प्रोवाइड, राइट? एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज समथिंग दैट विल बी रिलीज्ड, ओके? सो हाइड्रेशन इज फेवरिंग द सोल्युबिलिटी, एंड लैटिस इफ इट्स मोर देन सोल्युबिलिटी वुड बी लेस. अब how will we decide whether the lattice energy is going to decide the order or hydration energy? Again, that depends on like if there is like lots of difference in the size of cation and anion, है ना? अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हाइड्रेशन डिसाइड करेगा. जैसे मान लीजिए कैटाइन मेरा छोटा सा है, एनायन मेरा बहुत बड़ा है, कैटाइन छोटा है, एनायन बड़ा है, तो सोलेंट मॉलिक्यूल इजीली अप्रोच कर सकते हैं और इनके बीच के बॉन्ड्स को क्या है यहाँ पे वीक कर देंगे और ये सोल्यूबल हो जाएगा. तो बेसिकली वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी रोल प्ले करेगी, और लैटिस एनर्जी विल कम इनटू पिक्चर इफ़ योर साइज ऑफ कैटाइन एंड एनायन इज लाइक कंपेरेबल. इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू, ओके? सो जैसे अब सर कब पता लगेगा हमें, जैसे मान लीजिए आपका भाई क्लोरेट है,
ठीक है। इस तरह के अगर आप कहें बेटा तो क्या हो जाएंगे, वो उनका साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे योर डिसाइडिंग फैक्टर वुड बी हाइड्रेशन, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी वुड बी डिसाइडिंग फैक्टर लेट्स से इफ देयर इज हाइड्रोक्साइड, राइट, तो उसका कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं है तो वहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी डिसाइड करेगी। तो अगर आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो लेटेस्ट एनर्जी हमने कहा डिसाइडिंग फैक्टर, तो नीचे जाने पे साइज़ जो है कैटायन का बढ़ रहा है, कैटायन का साइज़ बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनाइन तो सेम ही है हाइड्रोक्साइड, कैटायन का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, भाई लेटिस एनर्जी क्या है ना, के Q1 Q2 वो तो सेम ही है भाई, कैटाइन की रेडियस प्लस एनाइन की रेडियस, एनाइन की तो सेम है, कैटाइन की क्या इंक्रीज़ हो रही है, तो ये फैक्टर इंक्रीज़ करेगा तो लेटिस एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, लेटिस एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो बेटा दैट विल हेल्प अस टू मेक दैट कंपाउंड सोल्यूबल इफ़, है ना, क्योंकि भाई आपकी अगर रेडियस ऑफ कैटायन एनाइन दोनों के बीच का अगर भैया अगर क्या बोलते हैं कैटायन एनाइन का साइज़ बढ़ रहा है ना, जैसे एनाइन तो सब में सेम है, कैटायन का बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, कैटायन का बढ़ रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा आपकी लेटिस एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज़ करेगी, सो लेटिस एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो अच्छी बात है, दैट इज समथिंग राइट टू प्रोवाइड टू द मॉलिक्यूल, राइट, द कंपाउंड, सो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ नहीं करेगी, दिस इज रॉन्ग, इट विल नॉट डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट द रॉन्ग आंसर, ओके। Moving on to question number 15. Question number 15 says the KO2 is, KO2 में जो है पेरोक्साइड है, ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, बहुत ही आसान है यार, KO2 बोल रहे हैं, ये अल्कली है, +1 रहेगा इधर -1, तो O2 पे माइनस है, देखिए यार ऑक्साइड होता है O पे -2, पेरोक्साइड होता है O2 -2, राइट, तो इफेक्टिवली मतलब -1 चार्ज ऑक्सीजन पे, और सुपर ऑक्साइड में 2 पे 1 माइनस है ना, तो O2 माइनस है तो ये तो सुपर ऑक्साइड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग Li एंड Mg, ठीक है भाई, है ना, इनकी एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है ना, और लिथियम के पास जैसे आपका वेकेंट ऑर्बिटल वगैरह नहीं है, तो ये सारी बातों की वजह से हम बोलते हैं कि भाई इनका क्या है बेटा, आपका एनामोलस बिहेवियर बाकी के कंपैरिजन में ये शो करते हैं, और इनमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ लगभग मैच करती हैं, तो हम बोल रहे हैं कि सबसे पहला स्टेटमेंट है दीज आर वीक बेसिस। अब यहाँ पे आप क्या गलती कर सकते थे, क्या ये सही है, हमने कहा जी बिल्कुल, NaOH स्ट्रॉन्ग है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, हम बात करते हैं उसकी हर जगह, है ना, पूरा आयोनिक इसी में चला जाता है, लेकिन क्या लिथियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स भी स्ट्रॉन्ग है, जी नहीं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम की आप बात करोगे भाई, लिथियम का साइज़ छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो जो Li और OH के बीच का जो ये बॉन्ड है इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा रहेगा बेटा, सो इट विल नॉट आयोनाइज मच, है ना, इसका आयोनाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा, OH माइनस ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा यहाँ से, तो वीक हो जाएगा। सिमिलरली Mg पे आपका क्या है बेटा, यहाँ पे +2 चार्ज रहेगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, साइज़ भी कम है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वीक बेसेस हैं, ये तो सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 बोथ फॉर्म्स नाइट्राइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ N2, सही बात है भाई, ये लिथियम और मैग्नीशियम जो है नाइट्राइड बना पाते हैं, है ना, तो Li3n Mg3n2, तो ये तो चलो ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 द कार्बोनेट्स ऑफ बोथ द मेटल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। देखिए भाई, मेटल कार्बोनेट्स जब आप हीट करते हो, व्हेन वी हीट द मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, तो अगर आप मेटल कार्बोनेट्स को हीट करोगे तो क्या मिलता है, ओके देख लेते हैं, छोटा सा ही है, मेटल कार्बोनेट को हीट करते हो तो हम बोलते हैं यू गेट मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, राइट, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लोचा है कि अगर आपके पास मान लीजिए मेटल, कौन से मेटल के कार्बोनेट्स हैं, अगर आपके पास Hg Ag Pt Au इनके अगर हैं बेटा, तो उनके मेटल ऑक्साइड भी अनस्टेबल होते हैं, तो वो दोबारा टूट के आपको मेटल प्लस ऑक्साइड दे देते हैं, ठीक है, इनके मेटल ऑक्साइड टूट के मेटल और ऑक्साइड दे देंगे, तो आपको मेटल ऑक्साइड नहीं मिलेगा, मेटल मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगी, ठीक है, लेकिन इनकी बात नहीं कर रहा है, ये लिथियम मैग्नीशियम की बात कर रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए, एंड दैट इज़ सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनके जो कार्बोनेट्स हैं बेटा वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उनकी जो है थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो हम बोल रहे हैं लिथियम मैग्नीशियम, तो वो तो दे देंगे मेटल ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, सो ओनली वन स्टेटमेंट कैन बी रॉन्ग नाउ, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 दे बोथ फॉर्म सॉलिड बाई कार्बोनेट्स, नो दे डू नॉट, इनके अलावा सबके सॉलिड होते हैं, लेकिन इन दोनों के क्या है, सॉल्यूशन में बनते हैं, इनके सॉलिड बाई कार्बोनेट्स नहीं होते हैं, ठीक है,
तो ये ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, कंपाउंड यूज्ड एज डेसिकेटर इज। डेसिकेटर क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल है, उस केमिकल को क्या है आपको लैब में जो एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है ना, उससे क्या है आपको बचाना है, आप नहीं चाहते कि वो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करे, तो उसको अनहाइड्रस रखने के लिए जो है हम डेसिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सिलिका जेल हो गया, MgSO4, CaSO4, P2O5 है ना, CaCl2, तो ये क्या है सारे आपके डेसिकेटर की तरह क्या है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया एंड प्रोड्यूस ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, दिस इज ड्यू टू। भाई क्यों होता है ब्लू कलर प्रोड्यूस अगर ये डिजोल्व करेंगे लिक्विड अमोनिया में? देखिए हम बात करते हैं जब हम है ना अल्कली मेटल्स तो लिक्विड अमोनिया हम बात करते हैं उसकी, तो क्या बनता है भाई, हम बोलते हैं यार अमोनिया का जो डिसोसिएशन है वहाँ से उतना H+ आपको नहीं मिलता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है कम है, जिसकी वजह से मतलब है ना, पूरी डिटेल में हम नहीं जाएंगे बेटा क्योंकि वरना तो इसी एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अल्कली है ना, अल्कलाइन दिया लेकिन अल्कली से समझ लेते हैं है ना। तो क्या होगा भाई, अल्कली वाले जो मेटल्स हैं वो अपने M+ और इलेक्ट्रॉन्स देंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को क्योंकि इनफ H+ नहीं मिलेगा तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट यहाँ पे नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा भाई, लिक्विड अमोनिया है, इसका मतलब ये नहीं है पानी वहाँ पे, ठीक है, मतलब अमोनिया है आपके पास वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में। अब अमोनिया अगर है तो क्या करेगा भाई, M+ है तो M+ क्या है, इस तरह से मान लीजिए NH3 है ना, इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डेल्टा माइनस रहेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस रहेगा H पे, तो इसको ऐसे बना लेते हैं टिंग। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हम, M पे प्लस है तो नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा, इस तरीके से क्या है ये अमोनिएटेड मेटल कटाइन इसको बोलते हैं, इस तरह से ये बन जाएगा। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड भी क्या है बेटा, इस तरीके से आपके जो हैं ये अमोनिया आके इस तरह से रहेंगे, तो ये अमोनिएटेड इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, अमोनिएटेड मेटल कटायन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, रिलीज करेंगे, विजिबल रेंज में आएगी, तो आपको क्या है वहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो अब कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम दिया है सर, क्या मैग्नीशियम और बेरिलियम नहीं देंगे? जी नहीं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, वो ये सब काम नहीं करते हैं, तो उनके अलग ही नाटक रहते हैं। खैर बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं करेंगे, लेकिन कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में जो ब्लू कलर सोल्यूशन जो आपको मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। अच्छा भैया, हार्डनेस क्यों होती है, कितने तरीके होती है, टेम्पररी, परमानेंट ना, टेम्पररी कौन से एनायंस की वजह से होती है, परमानेंट कौन से एनायंस की वजह से होती है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो परमानेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर आपका एनायन क्लोराइड है, सल्फेट है, तो परमानेंट होती है। परमानेंट में बेटा हम 4 बातें करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हाँ। हम कहते हैं कि भाई आप रेजिन मेथड से कर लीजिए, जियोलाइट, काल्गन, या फिर सोडा मेथड है ना, या वॉशिंग सोडा, ये आपके हैं परमानेंट के मेथड। जो आपका टेम्पररी है वहाँ पे आप हीट कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे जो है स्लेट लाइम मिला के भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो हमने कहा कि कैसे दूर हो जाएगी सर, अगर वॉशिंग सोडा यहाँ पे दिया हुआ है Na2CO3, तो कैसे दूर हो जाएगी परमानेंट उससे? जैसे मान लीजिए आपके पास है ना, और कैल्शियम मैग्नीशियम के कैटायन होते हैं, और एनायन क्या होना चाहिए, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, इन सब के, तो आपकी क्या है परमानेंट हार्डनेस होती है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया कैल्शियम है और ये रहा CaCl2 है। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें अगर आप वॉशिंग सोडा मिलाओगे तो दूर हो जाएगी। Na2CO3 मिलाया तो CaCO3 बनेगा, इनसोल्यूबल है, नीचे बैठ जाएगा, और NaCl। जब कैल्शियम मैग्नीशियम ही नहीं रहा तो किस तरह का हार्ड वाटर भाई, तो यहाँ पे क्या है वाटर की हार्डनेस बेटा दूर हो जाएगी। तो वाटर जो हार्ड नहीं बनेगा, आप कपड़े वपड़े आराम से धो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वॉशिंग सोडा हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम देखें तो पूछा गया है, अब यहाँ से हमारी फिजिकल शुरू हो गई है। ठीक है, तो X2O3 इज ऑक्सीडाइज्ड, तो हमने कहा आसान सा क्वेश्चन है सर, X2O3 और Cr2O7 माइनस है, एसिडिक मीडियम है, ये चला गया है XO4 माइनस में, प्लस ये चला जाएगा एसिडिक मीडियम में यहाँ पे +3 में। ओके, हमें बताना है कि कितने मोल्स X2O3 के ऑक्सीडाइज्ड होंगे बेटा पर मोल ऑफ Cr2O7 माइनस के। ओके, तो यहाँ पे भैया एन फैक्टर वगैरह निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान। क्या बोला हमने, यहाँ पे X बेटा जो है +3 में है, क्रोमियम यहाँ पे किस में है, +6 में है, यहाँ पे क्रोमियम +3 में, यहाँ पे X जो है +7 में है। कितने का चेंज आया X में? अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटा 3 से 7 में गया है, 4 का चेंज है, राइट, लेकिन X2 है
तो 4 इंटू 2 कितना आया 8 का चेंज, राइट। यहाँ पे +6 से +3 में गया है क्रोमियम, लेकिन 2 है, Cr2 है, तो कितना हो जाएगा 3 का चेंज, 3 इंटू 2 टोटल 6 का चेंज। अब इनके इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दीजिए कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2O3 इंटू n फैक्टर कितना आया भैया 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस इंटू n फैक्टर कितना आया भैया 6 का चेंज 6। पूछा क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2O3 पर मोल ऑफ Cr2O7, तो मतलब ये पूछ रहा है कि n ऑफ X2O3 बाई n ऑफ Cr2O7 2 माइनस 8 को इधर ले जाइए, 6/8 आ गया बेटा 3/4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है ए सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोलार NH4OH एंड 0.2 मोलार NH4Cl। फिर इसमें क्या किया है, तो देखिए अब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई NH4OH और NH4Cl वीक बेस एंड इट्स, है ना, क्या है आपका वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या है उसका कॉन्जुगेट भी पड़ा हुआ है, ये तो बफर है। और उसमें क्या बोल रहे हैं कि इफ़ 1 ml ऑफ, है ना, और यहाँ पे आप देखिए कॉन्जुगेट और बेस का क्या है यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो pH इक्वल टू pK वाला केस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन बराबर है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वाला। और यहाँ बोल रहे हैं कि इफ़ 1 ml ऑफ 0.001 मोलार HCl इज एडेड टू इट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या है H+ ऐड कर दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन वो कितना है, ओके व्हाट विल बी द H+, और उसके बाद हमें H+ बताना है कितना होगा। सॉल्यूशन का K भी दिया गया है, मतलब जो आपका बेस है उसका K भी दिया गया है, राइट। अब समझना कि आपको बफर दिया गया, बफर का काम क्या है कि भाई pH में चेंज को रेजिस्ट करना। अगर आप देखो तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है, जो HCl किया गया है 0.001 मोलार है। वो हमारे पास जो इनिशियली जो है वो 0.2 है। तो अब आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि सर जो HC एसिड आएगा NH4OH है, HCl इसमें मिलेगा और ये अगेन NH4Cl प्रोड्यूस करेगा, वाटर देगा, तो NH4OH का 0.2 माइनस 0.001 इस तरह से होगा, यहाँ पे 0.2 प्लस 0.001 इस तरह से हो जाएगा। और बफर का फॉर्मूला लगा दीजिए, POH इज इक्वल टू PKB प्लस log salt बाई बेस। सोल्ट बाई बेस अगर आप देखो तो अब आप दिस वैल्यू बाई दिस वैल्यू रखोगे, मतलब 0.2 प्लस 0.001 डिवाइड बाई 0.2 माइनस 0.001, कितना फ़र्क पड़ेगा, वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आने वाला है। तो आप इसको क्या है 0.2 बाई 0.2 ही ले लो, ये बेटा 1 हो गया, log 1 ये 0 हो जाएगा। तो POH इज इक्वल टू PKB आ गया, तो POH इज इक्वल टू PKB, है ना, या सिंपल बोल देते हैं कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KB की वैल्यू दैट इज 2 × 10⁻⁵। पूछा है आपसे H+ दैट वुड बी KW बाई KB, मतलब KW बाई OH माइनस, राइट, आई मीन 10⁻⁴ बाई 2 × 10⁻⁵। यहाँ से आप आसान से निकाल सकते हो बेटा, कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁻10। मेरे ख्याल से कोई बहुत टफ नहीं था। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आप सोच सकते थे सर यहाँ पे मतलब है ना वॉल्यूम वगैरह आपको इधर बफर वाले का नहीं दिया गया, वो सब आप खुद सोचो कितना कम कॉन्सेंट्रेशन है, कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो आपकी अप्रोक्सीमेटली जो है बेटा pH की वैल्यू वही रहने वाली है, तो आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी वही रहेगा मोटा मोटा, ठीक है। तो इस तरह से क्या आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 21। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बफर, बफर की तरह कौन एक्ट नहीं कर सकता है भाई। हमने कहा बफर, देखिए पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में H3PO4 एक एसिड दिया गया है और उस एसिड का कॉन्जुगेट दिया गया है, एक मतलब उस एसिड का आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या मिल गया, ये एसिड हो गया वीक एसिड प्लस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये है तो सही है भाई, कर जाएगा वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट, है ना, उसका सोल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, हमने कहा ये कर जाएगा। फिर दोबारा एसिटिक एसिड और आपका सोडियम एसिटेट, तो हमने कहा आपका अगेन वीक एसिड और फिर वीक एसिड की आपकी क्या है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ देखिए उसका सोल्ट दिया गया है, तो ये भी कर जाएगा। लास्ट वाला देखिए आप, लास्ट वाले में क्या किया गया है, H3PO4 में से एक H+ अगर आप दे दोगे भाई, H3PO4 क्या होता है P≡O, ये है एक H+ उड़ा दीजिए, $OH माइनस Na+, अभी भी तो एसिड ही है ना, H+ तो अभी भी दे सकता है ये, तो ये दिया गया है और इसका कॉन्जुगेट दिया गया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमने कहा ये भी हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट विद स्ट्रॉन्ग बेस वाला दिया गया है। थर्ड देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है,
स्ट्रॉन्ग एसिड और उसकी वीक बेस से रिएक्शन करवा के वो सॉल्ट दे रखा है। स्ट्रॉन्ग एसिड दोगे, मान लो मैंने वहाँ पे बेस मिला दिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो तुरंत रिएक्शन करेगा ना यार, और वहाँ पे तो तुरंत आपका क्या पीएच वहाँ पे चेंज होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वीक की बात करते हैं, राइट। तो ऑप्शन 3 बफर की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, सॉरी बच्चों, इसको आपको टिक करना पड़ेगा सही मार्क्स लाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 23, इट सेज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोलार Zn2+ एंड 0.01 मोलार ही है आपका Cu2+ इज सैचुरेटेड विद बाई पासिंग H2S गैस। ओके, S2- का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, KSP दे रखा है, ZnS और CUS दोनों का बता रखा है कि भैया ये बताओ कौन प्रेसिपिटेट करेगा। बहुत ही आसान है यार, KSP दे दिया है, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, Cu2+ का दे रखा है, S2- का दे रखा है। तो वहाँ से आपको ये निकाल सकते हो कि उसका आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा आया तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। बस ये तो गुना भाग का सवाल है, तो मेरे ख्याल से ये तो आप आसानी से कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं ZnS का आयनिक प्रोडक्ट निकालूंगा तो दैट वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड, दैट इज 0.01 into 8.1 into 10 to the power minus 21, and that gives me 8.1 10 to the power minus 23. The same would come for CUS also because the concentration is same. KSP से मैच करा लें। KSP ZnS का दिया हुआ है, ZnS का जो KSP है बेटा वो दिया गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 और यहाँ पे 8 इंटू 10 टू द माइनस 23। तो ऑब्वियसली भाई ये 3 वाला बड़ा है तो ZnS तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। लेकिन CUS का देखिए KSP क्या दिया हुआ है, CUS का KSP देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी लग रहा हो कि सर यार हैंडराइटिंग कितनी बेकार लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो बोला जा रहा है उस पर भी फोकस करें, है ना, केवल जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस ना करें। ओके, तो CUS का अगर अपन KSP देखें दैट इज़ गिवन एज 8 इन 10 टू द पावर माइनस 36। कितना छोटा है यार, है ना। और मतलब अगर आप देखो जो आयनिक प्रोडक्ट आ रहा है वो 23 आ रहा है माइनस में, माइनस 36 है तो बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट कर जाएगा CUS। तो CUS विल प्रेसिपिटेट। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे है। क्या पूछ रहे गए हैं, डिफरेंट स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स की आपको बेटा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दे दी गई है और सोलिबिलिटी पूछ रहा है। बहुत ही आसान, अगेन गुना भाग का सवाल है। जैसे अगर हम बात करते हैं AB के लिए, राइट, तो मैंने कहा A प्लस B माइनस सोलिबिलिटी S तो KSP हो जाएगा S इंटू S इज इक्वल टू KSP दैट इज गिवन एज 4 इन 10 टू द पावर माइनस 20। तो यहाँ से S की वैल्यू निकाल दीजिए, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 की पावर हाफ, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। समझ गए। सिमिलरली जैसे मान लीजिए मैं A2B की बात करता हूँ, A2B तो यहाँ पे क्या आएगा 2A प्लस B2 माइनस, तो सोलिबिलिटी S मानोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 2S, ये S, तो KSP क्या हो जाएगा 2S का स्क्वायर इंटू S दैट इज़ 4S क्यूब एंड इट इज़ गिवन एज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो सोलिबिलिटी यहाँ से आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11/4 की पावर 1/3। इतना आसान है यार। और फिर AB3 का निकालोगे तो सिमिलरली यू कैन डू फॉर AB3 एज वेल। AB3 के केस में क्या हो जाएगा AB3, तो ये हो जाएगा A3 प्लस 3B माइनस सोलिबिलिटी S 3S, तो KSP हो जाएगा S इंटू 3S की पावर 3 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है इज इक्वल टू KSP दैट इज गिवन एज 2.7 10 टू द पावर माइनस 31। तो ये 3 का क्यूब करोगे 27 ही आएगा इंटू S की पावर 4 इज इक्वल टू 2.7 10 टू द पावर माइनस 31। S आ जाएगा बेटा 27 इन 10 टू द पावर माइनस 32/27 कट जाएगा, पावर 1/4 10 टू द पावर माइनस 8। ओके सर, कौन छोटा कौन बड़ा है। देखिए भैया 10 टू द माइनस 8 है तो 10 टू द माइनस 10 से तो बड़ा है। फिर हम बोल रहे हैं ये माइनस 11 की पावर 1/3 ये सबसे बड़ा है। तो मेरे ख्याल से 231 टाइप का अपना क्या है, हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग, मतलब सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो 2 हो गया, है ना, क्योंकि ये -11 की पावर 1/3 आ रहा है और ये -8 में, ये -10 में है। सबसे कम 1 3 देन 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, है ना। अगर आप चाहते हो कि इसकी वो भी भेजी जाए, जो मैं ये सोल्व करते जा रहा हूँ उसके रिकॉर्डिंग में वो भी आपको दे दी जाए, तो एक बार आप जो है अपने जो ग्रुप है राहुल सर के साथ, आपने जो नीट के जो केमिस्ट्री ग्रुप बना रखा है
उस पर आप बता दीजिए, वहाँ पे आपको जो है बेटा इसकी ये भी मिल जाएगी, है ना। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ना आई तो आप दोबारा डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अल्फा फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज A माइनस प्लस H2O। तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस, जो अनायन का हाइड्रोलिसिस वहाँ पे हो रहा है, और ओके तो हमें अल्फ़ा और KH में रिलेशनशिप बताना है। बहुत ही आसान है। देखिए इसलिए बोलते हैं कि आप कभी ना फॉर्मूले मत रटो, मतलब ये तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये तो आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन हाँ अगेन फॉर्मूले भी याद होने चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू डिराइव देम, क्योंकि इन नीट एग्जाम यू डोंट रियली हैव दैट मच ऑफ टाइम दैट यू नो ट्राई टू डिराइव एवरी फॉर्मूला. So you should remember the final result as well, and you should, in case if that is asked to you how to derive it, you should know it, right? So you should not lose the mark just because you did not know how to derive the formula. So कैसे करेंगे भैया? A माइनस है बेटा, उसका हाइड्रोलिसिस हुआ, H प्लस ले लिया, OH माइनस बच गया. मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन भैया जी का C था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H ले लेते हैं, तो C माइनस CH रहेगा, ये CH बनेगा, ये भी CH बनेगा, राइट? तो KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो जाएगा? CH इंटू CH, वाटर का ज़्यादा चेंज होगा नहीं तो उसको लिखेंगे नहीं, इंटू 1 माइनस H इज इक्वल टू क्या है ये जो आपने लिखा है, H का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बेटा, डिवाइडेड बाई A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. ओके सर, ये क्या आ गया सर? इस वाले को सोल्व कर लो, CH वाले को, तो एक सी से एक सी कट जाएगा, वो आ जाएगा H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H. अब इफ़ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है आपका, 0.1 से छोटा है ना, 10% से कम है, अगर 1 से बहुत छोटा है मतलब, एंड दैट वी टेक एज, अगर आपका 10% से कम अगर जो है हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो आप इस H को 1 की कंपैरिजन में जो है नेगलेक्ट कर सकते हो. सिंपली गिव्स यू H स्क्वायर. ओके, अब अपने को अगर आप देखो ऑप्शंस में, तो KW और KA की फॉर्म में दिया गया है ना, अल्फ़ा का रिलेशन KW और KA की फॉर्म में दिया गया है बेटा. तो अपन क्या करते हैं, KA को कहीं से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. तो कैसे करेंगे? इसका एसिड क्या आ रहा है, A माइनस का AH, तो AH जो है आपका, ग्रीन से लिख लेते हैं, आपका जो AH है अगर वो डिसोशिएट होता AH प्लस H2O, तो क्या मिलता, A माइनस प्लस H3O प्लस. यहाँ से KA क्या हो जाएगा, और KA वुड बी A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाई AH. क्या हम इसको रिप्लेस, जो ये एक अपना ऊपर बना था ये वाला 1 और ये वाला 2, एक KH का एक्सप्रेशन, एक KA का एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक काम करो, जो AH बाई A माइनस है KH में, उसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे AH बाई A माइनस वाले से. तो इक्वेशन 2 को मैनिपुलेट करते हैं और AH को लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा समझना, मतलब मैं AH को इधर लेके चला गया हूँ, तो AH का कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन में ले आए A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, H3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाई K. इस वैल्यू को रख दो पहले वाली इक्वेशन में. पहले वाली इक्वेशन क्या है देखिए आप, पहले वाली इक्वेशन थी KH इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया H3O प्लस बाई K इंटू में यहाँ पे OH माइनस, ये OH माइनस H3O प्लस क्या हो गया KW, तो ये आ गया KW बाई K इज इक्वल टू KH. KH क्या था, H स्क्वायर. एक मिनट, यहाँ पे क्या हमने कुछ छोड़ दिया है, दिस इज़ नॉट H स्क्वायर, हम C भूल गए हैं, तो CH स्क्वायर, राइट. तो CH स्क्वायर दैट इज़ KH इज इक्वल टू KW बाई K. यहाँ से आप H निकालोगे, वही तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, वो कितना आ जाएगा बेटा, KW बाई C इंटू K. ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना. जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वटेवर, रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए. तो ये आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, राइट. सिमिलरली आप ड्राइव कर सकते हो अगर किसी कैटायन का इस तरह से हाइड्रोलिसिस हो रहा होता तो, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है, बोथ ऑफ दीज आर लाइक सेम कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ, राइट. क्वेश्चन नंबर 26, 10⁻⁻5 मोलार ऑफ NaOH एट 25 डिग्री सेल्सियस 1000 टाइम्स डिल्यूट कर दिया. ओके, pH क्या होगा. देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए ना अपने को वैसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. क्यों, समझना कि 10⁻⁵ मोलार है NaOH. अब चाहे उसको आप 1000 टाइम डाइल्यूट कर दो, एक बात समझना, 10⁻⁵ है ना. अच्छा ओके, ऐसे उस्ताद को दिक्कत है. चलिए, तो मोलैरिटी कितनी है, 10⁻⁵ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना. उसको समझना, मान लीजिए वॉल्यूम V था, तो मोल्स कितने आ गए यहाँ से,
10⁻⁵V। अब दोबारा कॉन्सेंट्रेशन निकालो, जब इन्होंने डाइल्यूट किया तो मोल्स कितने थे 10⁻⁵V, 1000 टाइम्स, तो V का 1000 टाइम्स 1000V हो गया, तो कितना आ गया 10⁻⁸ मोलार। अब अगर आप भावनाओं में बह गए और सोचो कि OH माइनस 10⁻8 आ गया, OH माइनस 10⁻8 आ गया, और आप अगर यहाँ से कहोगे सर POH फिर 8 आ जाएगा, POH 8 आ गया तो pH आ गया 6, तो बेटा यहीं पे माइनस पा जाओगे। क्यों? क्योंकि क्या अब जब इतना डाइल्यूट कर दिया है तो क्या OH माइनस केवल आपको NaOH से मिलेगा? भाई वाटर भी तो वहाँ पे जो है H+OH माइनस में टूटता है, और वहाँ से 10⁻7 मिलता है, यहाँ से 10⁻8 मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा तो वाटर से मिल जा रहा है। समझ रहे हो? या ऐसे समझना कि अगर NaOH है तो सॉल्यूशन एसिडिक तो नहीं हो सकता यार, pH 6 तो नहीं आ सकती, राइट? ओके, तो मतलब कहाँ पे गलती हुई? तो हमने जो वाटर वाला इग्नोर किया वो नहीं करना था, वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल OH माइनस वुड बी, जो वाटर से आ रहा है -7 प्लस जो यहाँ से मिला -8, ये कितना हो गया 10⁻⁷ इंटू 1 प्लस 0.1, दैट इज़ 1.1 10⁻⁷, इतना आया। अब यहाँ से POH निकाल लो, POH कितना हो जाएगा बेटा? माइनस log H प्लस दैट इज सॉरी माइनस log OH माइनस कितना हो जाएगा 10⁻⁷, ये कितना आ गया 7 माइनस log 1.1, दैट वुड भी आपका कितना 0.04, ये आ जाएगा 6.96। ठीक है, अब समझना, ये POH आ गया तो pH तो निकाल ही सकते हो यार, समझदार लोग हो। 7.04, 7 से थोड़ा ऊपर आएगा, बिटवीन 7 एंड 8 आना भी चाहिए था, NaOH दे रखा था, है ना? ऐसे समझ सकते हो कि भाई न्यूट्रल में 7 आता है, थोड़ा NaOH दे रखा है, चाहे तो डाइल्यूटेड, लेकिन उससे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी आएगा तो वो हल्का सा क्रॉस ही करेगा, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक, अंडर व्हाट कंडीशन इज ओजोन द मोस्ट स्टेबल? बहुत ही आसान, केमिकल इक्विलिब्रियम, ली शैटले प्रिंसिपल। तो बेटा समझना, हम बोल रहे हैं कि भाई एक्सोथर्मिक है, ओके, डेल्टा H क्या है इस प्रोसेस का? नेगेटिव है। तो प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन पूछ रखी है। देखिए यार, डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, तो अगर जैसे मान समझो अपने जैसे अगर डेल्टा H पॉजिटिव होता मतलब एंडोथर्मिक है, हीट चाहिए, फिर अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते, हीट चाहिए, आपने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया तो अच्छी बात है, क्योंकि वो चाहिए थी, बढ़ा दिया, तो आपका क्या रिएक्शन 4 डायरेक्शन में जाती। अभी क्या है, रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है, उसको नहीं चाहिए, फिर भी आप बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन, एक बात समझना कि पॉजिटिव था, बढ़ाया तो फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है? अब ऐसे समझो, अगर नेगेटिव है तो फॉरवर्ड कब जाएगी? जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। स्टेबल किसको बनाना है? ओजोन को, मतलब पीछे की तरफ रहनी चाहिए, है ना, पीछे आनी चाहिए रिएक्शन, तो टेम्परेचर क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, क्योंकि डेल्टा H तो नेगेटिव है, तो इंक्रीज करोगे तो क्या कहाँ जाएगी बेटा? बैकवर्ड। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका? कम, सॉरी हम ना, कम नहीं आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है ना, T इंक्रीज कर दो, ओके, हाँ ज़्यादा आ रहा है ना, वो कम पे तो जैसे लिखा सही है, बोल गलत गए हैं कि भाई डेल्टा H पॉजिटिव अगर होता, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा फॉरवर्ड जाएगी, तो डेल्टा H अगर नेगेटिव है फिर बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज़्यादा, सिंपल। उसके बाद हम बोल रहे हैं प्रेशर की कंडीशन। प्रेशर समझना, अगर आप इस रिएक्शन का Kp लिखोगे, या सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं बेटा? डिक्रीज कर रहे होंगे, मतलब बैकवर्ड। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड जाएगी, ऐसे समझ लो। Kp अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का क्यूब बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का स्क्वायर। इसको लिख दो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का क्यूब इंटू टोटल प्रेशर का क्यूब बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O3 का स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। तो टोटल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है Kp। अगर ऐसा है तो प्रेशर बढ़ेगा तो Kp बढ़ेगा, Kp बढ़ नहीं सकता प्रेशर के साथ, तो रिएक्शन कहाँ जानी पड़ेगी? बैकवर्ड, सिंपल, है ना? तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा? आपकी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि डेल्टा H एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, ए गैस इज 90% कन्वर्टेड इनटू बी, वो 90% बी में कन्वर्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ए गोइंग टू 3B। तो डी बाई डी पूछ रहा है, डी क्या वेपर डेंसिटी? तो कैपिटल डी इज थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी एंड स्मॉल डी इज योर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, दैट इज एट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर की पूछ रहा है वो, ठीक है, उनका रेशियो। तो अपने को पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है अपना? मोलर मास बाई 2, राइट? तो मोलर मास वाला अगर आपको वो डेरिवेशन याद हो, नहीं है तो कर सकते हो, मैं हिंट दे देता हूँ बेटा।
A गैस गोइंग टू 3B गैस। मान लो इसके A मोल्स हैं, डिग्री एसोसिएशन अल्फ़ा मान लो, तो ये हो जाएगा 3A अल्फ़ा। टोटल हो गया A, या इसको AN को NA ले लो तो ये NA अल्फ़ा आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा A इंटू 1 प्लस N-1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, इतने क्या हो जाएंगे इसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। उस तरह से हम अपन इसको निकालते हैं, राइट। अपन पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, डेरिवेशन आप देख लेना। फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है M थ्योरेटिकल बाई M ऑब्जर्व्ड दैट कम्स एज 1 प्लस N-1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो और क्योंकि M थ्योरेटिकल को डेंसिटी से रिप्लेस करोगे तो सेम ही आएगा, मतलब कैपिटल D बाई स्मॉल d का भी रिलेशन सेम आएगा। तो यू कैन सिंपली पुट D बाई D इज गोना बी 1 प्लस N इज व्हाट इज N? N इज सम ऑफ गैसियस स्टोइशियोमेट्री, है ना, मतलब जो गैसियस प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट्स हैं गैसियस उनका स्टोइशियोमेट्री, है ना। तो इधर कितना है बेटा 3 है, इधर 3 इधर 1 है रिएक्टेंट में, है ना। तो N-1 इंटू अल्फ़ा दिया गया है कितना 90% कन्वर्ट हुआ है, तो मतलब 0.9, राइट। तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0.9, ये तो कितना आ रहा है यार। ओके, हमने कहीं पे कुछ पूरे के इसमें ब्रैकेट नहीं है, N-1 के साथ ब्रैकेट है, राइट। तो ये जो N-1 हुआ इसके साथ ब्रैकेट आएगा, वो 1 अलग से है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो एग्ज़ाम में होती हैं। ओके, तो ये कितना जाएगा बेटा, यहाँ से 1 मिलेगा, 1 इंटू 0.9 1 नहीं 3 माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1.8 प्लस 1 2.8, राइट। तो वो देखिए अल्फ़ा N-1 के साथ में आएगा, ठीक है, जब आप फॉर्मूला निकालोगे तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे आपका आंसर 2.8। ओके, आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोला गया है N2 के 2 मोल हैं, H2 के 5 मोल हैं, हेबर्स प्रोसेस दी गई है। बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे NH3 का कॉन्सेंट्रेशन आधा है N2 का। तो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। कैसे करेंगे, N2 प्लस 3H2 गोइंग टू 2NH3, इसके मोल्स थे स्टार्टिंग में 2, इसके 5। इक्विलिब्रियम पे मान लो इसके x गए तो इसके कितने जाएंगे, वो 1 के साथ 3 जाते हैं, राइट। 5 माइनस 3x, इसके 2x बन जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे जो 2x है NH3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ हाफ ऑफ N2 का। N2 का कितना है 2 माइनस एक्स, यहाँ से आप निकालोगे तो आ जाएगा 2 to the 4 5x इज इक्वल टू बेटा कितना जाएगा 2, तो x आ जाएगा 0.4। x 0.4 आ गया, सबका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, कितना कितना आ गया 0.4 है तो ये 0.8 हो गया, 0.4 है तो ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, ये 0.4 है कितना हो जाएगा 4 तो ये 12 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। तो इसका k क्या आ जाएगा, और 1 लीटर बोला है तो हमें ये आप सीधा जो है मोल से ही कर सकते हो, राइट। तो क्या कर देंगे यहाँ पे NH3 का तो k क्या हो जाएगा Kc NH3 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 का क्यूब और N2 का कॉन्सेंट्रेशन। NH3 का कितना है देखिए 0.8, उसका स्क्वायर बाई H2 का कितना है 3.8 का क्यूब N2 का कितना है 1.6। इसको सोल्व करेंगे तो भैया आंसर मिल जाएगा हमें। क्या आप चाहते हो हम इसको सोल्व करें, तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप लोग भी कर सकते हो, ये केवल है ना मैथ है। और यहाँ से अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे डाउट डिस्कशन में डजंट मेक सेंस। तो ये अगर आप टिक करोगे तो इट शुड कम आउट एज 7.29 × 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एलम इज वाटर प्यूरीफायर बिकॉज इट। देखिए आप क्या करिए, मान लीजिए किसी तालाब वाला में जाइए, ठीक है, और एक बाल्टी ऐसे एक बीकर टाइप लीजिए, है ना, ये बाल्टी ले लीजिए वटेवर, बीकर तो कहाँ से मिलेगा घर में, ठीक है, मतलब बीकर मैं वो लैब वाले उसकी बात कर रहा था। ओके, तो अब क्या करिए, इसमें क्या गंदा पानी ले लीजिए, उस तालाब में से भर लो, और अगर आप इसमें एलम मिला दोगे, है ना, और उसको ऐसे घोल दो और फिर चले जाओ, आधे घंटे के बाद आओ, तो आप देखोगे कि सारी जो गंदगी थी वो नीचे जो है डर्ट वगैरह जो जितनी भी हैं बेटा मड़वड़ वो सारे नीचे जमा हो जाएगी, और आपका साफ़ क्लियर पानी हमें जो ऊपर मिल जाएगा। तो जो एलम है वो क्या काम करेगा बेसिकली, आपका एल्यूमिनियम सल्फेट्स वगैरह क्या काम करेगा आपका, ये आपका जो डर्ट है मड है इनको कोगुलेट करेगा। कोगुलेट करने का मतलब क्या है, जो फाइनर पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इन सब के, उन सबको बाइंड करेगा, बड़ा पार्टिकल बनेगा और वो फिर नीचे क्या है
बैठ जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्या है, आपका पूरा पानी जो है शुद्ध हो जाएगा, पीने लायक बन जाएगा, पी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोगुलेट करने का काम करता है, तो कोगुलेट्स द इम्प्योरिटीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई है और इसको खत्म करने में इट शुड नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स, तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलिए, विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। जब भाई आप कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात करते हो, सबसे पहले हम कहते हैं कि यार किस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो भाई सोने पे सुहागा है। किस में ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है बच्चों? देखिए यार, पहला वाला जो उसमें बीच में sp3 आ गया, इधर भी sp3, तो कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली है इसको, बस इसका माइनस आई मारेगा, इसका भी माइनस आई मारेगा और कुछ नहीं होने वाला है। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। ऑक्सीजन पे बेटा जो लोन पेयर है इधर पॉजिटिव है, ये तो भैया ये लो, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, तो सेकंड मोस्ट स्टेबल है। थर्ड में माइनस आई काम करेगा, इक्वली स्टेबल तो हो नहीं सकते, बकवास बात है। 32, रेजोनेंस कौन शो नहीं करेगा। अब पहले वाले में क्या कुछ बच्चों ने टिक कर दिया होगा भावनाओं में बह के, है ना, लेकिन इसलिए बोलते हैं कि पहले सारे ऑप्शन चेक कर लिया करो। उसने कहीं पे ये बोला ही नहीं है कि इस पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा, उसने कहा रेजोनेंस कौन शो करेगा नहीं करेगा। तो बेंजीन रिंग तो करेगी भैया, बेंजीन रिंग तो करेगी, तो गलत आंसर हो जाएगा अगर आप टिक कर दोगे तो। उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव चार्ज करेगा नहीं करेगा, सही बात है, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे और ये पॉजिटिव तो एक तरह से आपको क्या है, फॉर्मल चार्ज टाइप आ रहा है, राइट। तो हमने कहा कि ये नहीं, ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव का कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है, बेंजीन तो करेगा। दूसरे में तो बिल्कुल करेगा। कैसे? इस दूसरा आपको क्या दिया गया है समझना, इस तरह का है बेटा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना देंगे, ओ पे माइनस, डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में भी हो जाएगा। कैसे? सी है सर, इधर पे ओ एच है, हाइड्रोजन खुद से लगा लेना यार, ठीक है। ये ऑक्सीजन के लोन पे इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसका जो ये बना देंगे हम सी ओ पे माइनस, डबल बॉन्ड ओ एच, इधर प्लस। इसका कीटो फॉर्म मत बना देना, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, विच मीन्स हाइड्रोजन यहाँ का यहीं रहेगा, हाइड्रोजन को दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास मत लेके चले जाना। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों है? इधर पॉजिटिव चार्ज है, बीच में sp3 आ गया, इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बीच में sp3 आ गया तो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी आई कांट हेल्प यू ब्रो। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा बेटा, सही आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आपसे पूछा गया है कि उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है, राइट। कौन से बेसिकली ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, नॉट द हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इट कैन बी दैट योर लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। सो दे हैव आस्क्ड कि लोन पेयर आपके किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। तो अगर हम देखें बेटा, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड और नॉट हेयर, 5 बॉन्ड बना दिए, देखो मैंने ही यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात समझना, जो नीचे वाला हाइड्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन है, उसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है। क्यों? क्योंकि बेटा एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 2 तो पाई बॉन्ड आपके पास हैं, एक आपका लोन पेयर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपका, ये कॉन्जुगेशन में है। तो अगर ये एरोमेटिक है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो यार अगर कॉन्जुगेशन में है तो बेटा हाइब्रिड में तो नहीं हो सकता। तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं इसके, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 इधर कार्बन के साथ, तो सिग्मा जो आपका स्टेरिक नंबर जो आप निकालते हो, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, लेकिन ये लोन पेयर बेटा नहीं आया क्योंकि कॉन्जुगेशन में है। जैसे जब हम एनिलीन में भी बात करते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, लेकिन ये बहुत ही आसान सी बात है, आपको बताई जाती है कई बार, लेकिन फिर भी आप लोग याद नहीं रखते हो। ये भाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 मत बोल देना, स्टेरिक नंबर 4 नहीं, इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में ये लोन पेयर नहीं रहेगा, ये प्योर पी में लाई करेगा, तो sp2 ही है। तो यहाँ पे भी बेटा sp2 है, लोन पेयर नहीं है, केवल स्ट्राइक नंबर 3 आएगा, 3 मीन्स sp2, है ना। लेकिन तो ये लोन पेयर कहाँ हुआ? ये प्योर पी में हुआ, जो नीचे वाला है वो प्योर पी में है। सर ऊपर वाले में देख लेते हैं यार, ऊपर वाले में लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। मतलब इसका डबल बॉन्ड बनाया है इसने, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ इधर बॉन्ड, एक कार्बन के साथ इधर बॉन्ड, और एक आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये लोन पेयर। तो स्ट्राइक नंबर 3 दैट इज sp2, so both are sp2, but the difference is the lone pair for both of them, for one of them it's lying in the hybrid orbital, for the other it's lying in the pure p, right। तो पहले वाले का हाइब्रिड में है, सेकंड का प्योर पी में है, पहले वाले का हाइब्रिड में है, सेकंड का प्योर पी में, ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? अल्कीन का आप ये बताइए कि भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर H2 मॉलिक्यूल, पर H2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? पर H2 मॉलिक्यूल का मतलब हुआ, अब भाई समझ लीजिए कि भाई जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है,
अगर बेंजीन है तो अगर मुझे इसको कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करना है तो मुझे कितने H2 के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 3, क्योंकि मेरे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं, राइट। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पर H2 मॉलिक्यूल मतलब पर डबल बॉन्ड, है ना। हमें क्या बताना है? पर डबल बॉन्ड क्या होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमें एक बात पता है कि डेल्टा जो अपनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी दैट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, राइट। कि अगर कोई ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी बेटा? कम होगी, राइट, कम होगी। अच्छा, अब ये क्यों है वो सिंपली अपन ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो प्लीज़ डाउट सेशन में पूछ लेना। तो हमने कहा कि स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबल ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वुड बी लेस। लेकिन ध्यान रखना हमें सारे बॉन्ड्स की नहीं बतानी है। अगर आप कहीं ये कन्फ्यूज हो जाओ कि सर जो 4 है उसमें 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली 3 में ज़्यादा लगेगी। सही बात है, चाहे इसमें रेजोनेंस हो चाहे इसमें एरोमेटिसिटी हो, फिर भी उतनी स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी कि इसकी एनर्जी एक सिंगल बॉन्ड वाले से कम हो जाए। तो कुल मिला के तो इसमें ज़्यादा हीट देनी ही पड़ेगी हमें सिंगल से, लेकिन वो सिंगल वो पूरे कंपाउंड की नहीं पूछ रहा है। इसने ऑलरेडी बोल दिया है पर H2 मोल, इट मीन्स पर बॉन्ड पूछ रहा है ये। तो अगर एरोमेटिसिटी है तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट जो रेजोनेंस एनर्जी जो आपकी आएगी उसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो 1 में लगेगी वो काफ़ी कम लगेगी, और क्योंकि एरोमेटिक सबसे कम इसी में लगेगी। अब समझना, थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखो तो फोर्थ ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि फोर्थ में जो डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा वो बीच में आ रहा है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल जो हाइड्रोजन्स हैं 3 इधर 6 बन रहे हैं। जो लास्ट वाला है उसमें आपके केवल इधर से 2 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन आएंगे। तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ और सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड एंड फोर्थ बोथ। वाई? क्योंकि उसमें बेटा रेजोनेंस है, क्योंकि उसमें क्या है बेटा? रेजोनेंस है। तो और पहला तो एरोमेटिक हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, सबसे बेकार कौन हुआ? सबसे ज़्यादा हीट किस में देनी पड़ेगी? फोर्थ में, क्योंकि इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी 2 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो फोर्थ में सबसे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, देन इट वुड बी इन थर्ड, देन इन सेकंड, रेजोनेंस है उसमें, और फर्स्ट में सबसे कम। फर्स्ट में सबसे कम क्यों भैया? क्योंकि उसमें बेटा एरोमेटिसिटी की वजह से जो पर बॉन्ड हाइड्रोजनेशन की जो हीट होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पे 3 लिखा है, इट वुड बी 2। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 35। हमें बतानी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। ओके, समझना यहाँ पे 2 तरह के केस हैं, 2 तरह के कंपाउंड है। ए, पी और आर जो हैं उसमें जो क्लोरो बेटा वो डायरेक्टली आपका बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, विच मीन्स कि उसका जो लोन पेयर होगा वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, विच मीन्स कि CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। तो वहाँ पे अब हाइड्रोलिसिस करना आसान नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर है तो Cl- का लिविंग ग्रुप बन के निकलना थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन क्या Q और S में ऐसा है? जी नहीं, Q और S में तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि बीच में एक CH2 आ गया है। तो अब जो Q और R होगा वो किस तरह से प्रोसीड होगा वर्सेस Q और S जिस तरीके से प्रोसीड होगा, उस तरह से P और R प्रोसीड नहीं होगा। तो P और R क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑन एरोमेटिक रिंग, ये वाला है। और Q और S में क्या होगा बेटा? आपका SN1 टाइप होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन आपका जो है बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है, राइट। तो Q और S में अब कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि SN1 चल रही है, कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, पहली बात Q और S वुड बी मोर स्टेबल देन P एंड R, बिकॉज P एंड R में तो एरोमेटिक रिंग पे जाके वहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूशन करना है, और Q और S में जो है बेटा वो बाहर एलिफेटिक चेन पे हो रहा है, वहाँ पे SN1 है, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि कौन ज़्यादा इजीली हाइड्रोलाइज हो पाएगा। अब समझते हैं। तो इतना आपने बोल दिया। अब अपन बोल रहे हैं कि यार पहले वाले में जो Q ऑप्शन है उसमें यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे CH2 प्लस बनेगा, ये प्लस यहाँ पे बना तो ये ऐसे देगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे सकता है। तो ऑक्सीजन का जो प्लस M है वो हेल्प करेगा, विच मीन्स Q और S में भी Q ज़्यादा है, क्योंकि Q में OCH3 पैरा पे इट कैन शो प्लस M, बट S में OCH3 इज ऑन मेटा पोजिशन, इट कैन नॉट शो प्लस M, राइट, इट विल ओनली शो माइनस M, विच विल अगेन डिस्टेबलाइज योर इंटरमीडिएट. So basically the funda is Q would be more than S, but Q and S they both of them would be more than P and R, because P and R में SNAR है और इधर SN1 है. अब अगर SNAR है तो उसमें तो सिंपल सी बात है, SNAR में क्या फंडा लगेगा समझना, इधर लेफ्ट में बताना, क्वेश्चन के लेफ्ट में बना रहा हूँ. अगर NO2 इस तरह से है, इधर Cl है, क्या होगा भैया, इधर आएगा H2O का ये OH अटैक किया मान लो, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा,
ओके, इजी करने के लिए एक काम करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ना इधर प्लस और माइनस में तोड़ लेते हैं, क्योंकि OH है तो वो है ना न्यूक्लियोफाइल है, तो इधर प्लस वाला रहेगा और O माइनस इधर आया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस इधर शिफ्ट हो गया बेटा। सॉरी माय बैड, आई मीन द बॉन्ड विल नॉट शिफ्ट, एक्चुअली द माइनस चार्ज विल शिफ्ट, राइट। ये माइनस इधर अटैक करेगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा इस कार्बन पे। अब क्योंकि NO2 है तो वो माइनस M से इधर जो नेगेटिव आएगा उसको स्टेबलाइज कर सकता है, राइट। दिस का माइनस M विल हेल्प टू स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। अब अगर वो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो ये तो अपने फायदे की बात होगी ना यार। तो मतलब अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे माइनस M वाला है, इसलिए हम बोलते हैं कि बेंजीन रिंग पे अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो देयर शुड बी, आई मीन इट वुड बी बेटर, इट वुड बी इजी टू डू दैट इफ देयर आर ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एंड द ग्रुप शुड बी माइनस M, राइट। क्योंकि वो उस नेगेटिव चार्ज को बेटा माइनस M के थ्रू स्टेबलाइज कर देंगे उस इंटरमीडिएट स्टेज को। तो P और R में कौन अच्छा हो गया बेटा? R, क्योंकि उसमें NO2 पैरा पोजीशन पे है लेकिन मेटा पोजीशन पे है P में, वो दैट कैन नॉट शो माइनस M, दैट विल ओनली बी एबल टू शो द माइनस I, राइट। क्या हो गया फिर आंसर? QSRP टाइप आ गया, QSRP कहीं पे है या ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि कितने सेकेंडरी और sp3 हाइब्रिड जो है आपके पास यहाँ पे कार्बन है। इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल भी नहीं सकता। सेकेंडरी भी होना चाहिए, sp3 भी होना चाहिए। तो भैया सेकेंडरी हमें दिख रहा है, ये रहा, देखो ये टर्शरी है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp3 लेकिन टर्शरी है, तो सेकेंडरी इधर राइट वाले दो ही हैं सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37 अपने को बताना है कि IUPAC नेम क्या होगा। बहुत ही आसान, पहला वाला अगर आप कंपाउंड देखोगे तो उसमें कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसमें क्या है अपन जो लोवेस्ट नंबरिंग वाला जो है लोवेस्ट लोकेंट वाला लेंगे। तो अगर आपने NO2 से 1 शुरू कर दिया 1 2 3 4 तो सेट क्या आ रहा है 1 3 एंड देन 4। बहुत ही वाहियात बात है, क्यों? क्योंकि 1 3 4 है, राइट। अगर मैं CH3 से शुरू करूंगा तो 1 2 3 4 सेट क्या आया 1 2 4, तो उसमें 1 3 4 था तो कौन अच्छा है 1 2 4, तो ऐसे नंबरिंग होगी, है ना। ऑल्सो वंस यू स्टार्ट नंबरिंग विद CH3 you have to go to the Cl1, right? You have to go to the carbon, you have to give the number 2 to the carbon to which Cl is attached. You cannot go to the anti-clockwise direction, you cannot go to the clockwise direction, I mean you cannot move in this direction basically, क्योंकि नंबरिंग फिर क्या हो जाएगी 1 4 और 6, वो बहुत ही वाहियात ऑप्शन है, ठीक है। तो लोवेस्ट सेट अपने को देना है बेटा। और सेकंड में बात करोगे तो यहाँ पे देखो ये OH लगा हुआ है तो ये फिनोल है, तो 1 अब इसी को देना पड़ेगा 1 2 3 4। तो इसमें 3 4 पे सेकंड वाले में डाईमिथाइल है, राइट, और फिनोल है, और पहले वाले में 4 पे नाइट्रो, 2 पे क्लोरो, 1 पे मिथाइल है, बेंजीन है। तो देखो कुछ ऐसा जो 4 नाइट्रो, देखो पहला वाला क्या ऑप्शन है कि 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, सही बात है। 3 4 डाईमिथाइल फिनोल, पहला वाला ही सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। आपके पास इस तरह से क्या है बेंजीन रिंग, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है। ये बेंजीन रिंग जो है ये इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे अटैक कर देगी, तो आपको बेसिकली मान लो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे प्लस बनेगा, क्योंकि इस बॉन्ड को आप ऐसे समझ लो कि माइनस प्लस में तोड़ लो, माइनस वाला इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाएगा तो प्लस वाला बच गया। अब जो प्लस वाला बचा है बेटा वो है ना इधर इस तरह से ये स्टेप रिंग में जो है अपना इंटरमीडिएट बनेगा, राइट, ओके। अब यार कैसे हम इसको जो है बेहतर कर सकते हैं, है ना। अगर रिंग पे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दो जिस तरीके से, जो ज़्यादा बढ़ा सके ऐसा ग्रुप लगा हो, तो उस केस में योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्यों बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, जो लास्ट में आपका जो हाइड्रोजन इधर है वो H+ निकल जाएगा तो दोबारा रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा मोस्ट इजीली कब होगा? अगर रिंग, देखिए रिंग कब अटैक इजीली कर पाई इलेक्ट्रोफाइल पे, जब वो ज़्यादा एक्टिवेटेड हो। एक्टिवेटेड कब हो गया? आपने ग्रुप्स लगा रखे मिथाइल, इथाइल और कुछ आइसोप्रोपाइल, तो समझना। अब कहीं आप सोचो कि सर +I से डिसाइड कर दिया हमने, तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन +I, तो आपका आंसर वहीं गलत हो जाएगा। तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन वाला देखना है। तो मिथाइल के केस में 3 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है, इस आइसोप्रोपाइल के केस में 1 आपका हाइड्रोजन होगा और इथाइल के केस में 2 हाइड्रोजन होंगे। तो कौन 3 हाइड्रोजन देगा? ये 2, तो वो बेटर है ना यार। भाई कैसे बेटर है कि जो इस तरह से मिथाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा। क्यों? यहाँ अटैक जब वो करेगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है
ये वाला माइनस और प्लस में टूटेगा, तो ये प्लस को ये मिथाइल ग्रुप के 3 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेंगे, राइट, एंड दैट इज द लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ इनलाइजेबल हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन दैट वी हैव, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर यहाँ पे क्या बेटा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल अगेन सब्स्टिट्यूट करेगा, वी हैव टू टेल द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द सेम फंडा जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था। तो जो रिंग ज़्यादा एक्टिवेटेड है वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे OH है प्लस M शो करेगा, NO2 है माइनस M माइनस I, बहुत ही वाहियात ऑप्शन, ये प्लस I शो करेगा, इस पर कुछ भी नहीं है। तो 4 में कुछ ना कुछ है, अच्छी बात है। 2 में कम से कम प्लस I तो है, फर्स्ट बेकार है, इससे अच्छा तो कुछ ना होता तो ही अच्छा है। तो 3 अच्छा है, देन 1 अच्छा है। तो 4 2 3 1 देख लो, ऑप्शन नंबर 3। 40 डाइजोनियम है H3PO2 इथेनॉल, सिंपल सी बात है, डाइजोनियम को उड़ा देगा, बेंजीन रिंग बना देगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन सर इसके अलावा कुछ और जो इसमें जान लेना चाहिए, बिल्कुल बेटा। तो हम यूज़ कर रहे हैं 2 चीज़ें, एक अपन यूज़ कर रहे हैं H3PO2, कई बार फॉस्फेनिक एसिड भी लिखा रहेगा, राइट, तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए, फॉस्फेनिक एसिड, है ना। और दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं C2H5OH, पूरी दुनिया जानती है क्या है। चलिए, तो क्या होगा भैया, तो ये डाइजोनियम वाली जो रिंग है अपनी, उसको तो ये रिड्यूस कर रहे हैं, तो बेसिकली इस यहाँ से ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस फॉस्फेनिक का। तो ये H3PO2 जो है ये चला जाएगा बेटा H3PO3 में, और ये जो आपका इथेनॉल ये चला जाएगा आपका C2CH3COH, ये लो भैया C2H4O में। तो ये क्या बन गया, ये इसका भी देखो ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो रिंग वाले को रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हो गए हैं, तो फॉस्फेनिक चला जाएगा, फॉस्फोनिक नहीं फॉस्फेनिक, है ना, फॉस्फोनिक में चला गया है, H3PO3 में, और इथेनॉल में चला गया, राइट, ओके। बेंजीन रिंग ऑप्शन नंबर 2। प्रोपगेशन स्टेप कौन सी है भैया मीथेन के क्लोरीनेशन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये तो जो देखिए यहाँ पे सारे स्टेप इन्होंने दे ही दिए। तो पहले जो है Cl2 को 2Cl में गया, ये तो क्या है, चेन इनिशिएशन है। क्या है बेटा, ये चेन इनिशिएशन है। फिर जो Cl रेडिकल है इन्होंने नहीं दिया है, उसके बाद क्या होगा, Cl रेडिकल जो है आपका CH4 के साथ रिएक्शन करेगा मीथेन के साथ, और CH3 रेडिकल बना लेगा प्लस HCl। फिर ये CH3 रेडिकल जो ये Cl2 से रिएक्शन करेगा, और आपका यहाँ पे CH3Cl बन जाएगा, प्लस Cl रेडिकल दोबारा आएगा, फिर ये Cl रेडिकल दोबारा यहाँ से रिएक्शन करेगा। तो ये दिस इज प्रोपगेशन स्टेप, दिस इज प्रोपगेशन, राइट। तो ये ढूंढो, देखो ये CH3 को जो मिला दिया है, C2H6 बना दिया, ये टर्मिनेशन है, दिस इज टर्मिनेशन। CH3Cl2 ये रहा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4, ये भी टर्मिनेशन है, ऑप्शन नंबर 2, राइट। 4 आपका सही आंसर होगा बेटा। 42 रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट दे रखा है, पूछ रहे हैं क्या बनेगा। अरे यार देखो, आपको दोनों तरफ बेटा CHO दिया गया है, बीच में क्या है आपको 3 CH2 की यूनिट्स हैं, कुछ ऐसा है। मान लो इसको अगर उड़ाएंगे तो क्या मिलता है, रिडक्टिव है तो अभी आपका डबल बॉन्ड टूटे, क्या CHO मिलेगा, कार्बोक्सिलिक तक नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो यही तो है, बीच में 3 CH2 हो गए ये, और CHO टर्मिनल्स पे हो गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका 4। ओजाइलिन का जब आप और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। इस क्वेश्चन में जो बच्चे मिस कर देते हैं बता देता हूँ क्या है। ओजाइलिन क्या है, CH3, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है ना यार, मतलब CH3 ऑर्थो पे तो ठीक है, ऑर्थोजाइलिन, लेकिन डबल बॉन्ड जो मैंने दोनों CH3 के बीच में बनाया इधर, जो ये डबल बॉन्ड बनाया है ऐसे, इसको आप इधर से बना दोगे तो अभी देखो दोनों CH3 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। अब जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले वाले केस में क्या क्या मिलता समझना, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, फिर यहाँ से टूटेगा, तो आपको मिलता CH3C डबल बॉन्ड O CHO प्लस मिल जाएगा बेटा CHO, है ना। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या मिलेगा, इधर से टूटेगा और ऐसे टूटेगा, तो इसमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस वही प्रोडक्ट CHO। तो ये आप कोई एक केस भूल सकते हो, है ना, तो इसमें गलती हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीकलराइज द रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ Br2CCl4। देखो तो Br2CCl4 के रेडिश ब्राउन है बेटा, ये अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं, अनसैचुरेशन, राइट। तो अगर मान लीजिए आपके पास टिंग 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 ऐसा कुछ भी है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, तो पता लग जाएगा इसके अक्रॉस क्या Br का एंटी एडिशन हो जाएगा, राइट।
मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बार हो जाएगा, और सिर्फ डबल बॉन्ड है तो 1 बार Br2 का, मतलब दोनों पोजीशन जो कार्बन है पास पास में उन पे एंटी एडिशन Br का हो जाएगा। तो जो आपका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ठीक है यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट था कंपाउंड में। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड है, तो जब मान लीजिए बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग आपकी नहीं देगी वो, ठीक है। लेकिन है ना, तो जैसे मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड है मिल जाएगा, इसमें बाहर देखिए ये डबल बॉन्ड है मिल जाएगा, ये टोलुइन है, इसमें देखिए बाहर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, तो थर्ड आंसर होगा। लेकिन क्या सर सारी बेंजीन रिंग? नहीं नहीं बेटा, कुछ एक दूसरा फंडा है। ये देखिए तो यहाँ पे ऐड हो रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल Br2, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। लेकिन मान लीजिए अगर फिनोल हुआ, एनिलीन हुआ, तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। अपन यहाँ पे ये 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल वाइट कलर की जो पीपीटी मिलती है ना, और 2,4,6 ट्राईब्रोमो जो एनिलीन है, ये सब आपको मिल सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो वो टेस्ट दे देगा। लेकिन अगेन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग आपके पास नहीं है ना, जहाँ पे आपके पास जो है बेटा ये OH और NH2 इस तरह से लगे हुए हों, तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो जैसे मान लीजिए रोमेटोलुइन है तो वो नहीं देगी Br2CCl4 के साथ टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरह से कि अपना सही आंसर बेटा 3 हो जाएगा। आई होप आपको सारे जो है डाउट्स 44 क्वेश्चन, एक 45th यहाँ पे नहीं है, आई थिंक वो थोड़ा थ्योरेटिकल था, कोई केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, तो वो बिल्कुल थ्योरेटिकल जो आंसर है वो है उसका देख लेना है ना। किसी ड्रग के बारे में कुछ पूछ रखा होगा। तो बेटा यहाँ पे अपना डिस्कशन DRT2 11th का क्या है समाप्त होता है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो अगेन फील फ्री टू आस्क, है ना, एनी डाउट, है ना, कितना भी बेसिक हो सकता है, डजेंट मैटर, प्लीज़ पूछिए। तो इसी के साथ बेटा विदा लेते हैं, और उम्मीद है आप लोग पढ़ते रहेंगे, है ना, डिमोटिवेट नहीं होना है। घर पे काफ़ी टाइम हो गया, बट स्टिल यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड सम हाउ, ओके। कैसे भी मोटिवेटेड रखना है अपने को, ठीक है, अपने घर वालों की तरफ देख के या जो भी है ना। नेचर को देख के मोटिवेशन मिलता है, तो भैया नेचर से कुछ सीख लो, लेकिन मोटिवेशन तो देखो रहना मोटिवेट, है ना। आपके एग्ज़ाम भी अभी आने वाले हैं, तो अच्छा आप 11th में आपके अभी नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ते रहना है, डजंट मीन कि आप पढ़ोगे नहीं। चलिए, गुड लक, बाय बाय, मिलते हैं अगले टेस्ट के सॉल्यूशन।